आज हमारा मिशन सिर्फ हड्डियों के नाम रटना नहीं है, बल्कि स्मार्ट निमोनिक्स और ट्रिक्स से इन्हें दिमाग में हमेशा के लिए छपना है। ये सबसे सही अप्रोच है पढ़ने की। जब आप किसी चीज का क्यों समझ लेते हैं ना, तो क्या अपने आप याद रहता है? तो बेसिक से शुरू करते हैं। हमारा कंकाल तंत्र मुख्यतः दो चीजों से बना है, हड्डी यानी बोन और उपास्थि यानी कार्टिलेज। राइट। और यहीं से एक सबसे कॉमन कंफ्यूजन शुरू होता है, 206 हड्डियों वाला। हाँ, वही मैं पूछने वाला था। हम सब बचपन से रटे आए हैं कि एक एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं, पर न्यूबॉर्न बेबीज में लगभग 270 से 300 हड्डियां होती हैं। ये गणित कुछ अजीब नहीं लगता? देखिए, यहाँ ना बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म काम करता है। हड्डियां कहीं गायब नहीं होती हैं। अच्छा। इस प्रोसेस को ऑसिफिकेशन या अस्थिकरण कहते हैं। अच्छा, ऑसिफिकेशन। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ज्यादातर हड्डियां ठोस कैल्शियम की नहीं बल्कि काफी हद तक नरम कार्टिलेज की बनी होती है और कई छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। ओह, तो ये नरम होना और टुकड़ों में होना कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक डिजाइन फीचर है। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, जन्म के समय बच्चे को एक बहुत ही संकरी जगह से गुजरना होता है। अगर उसकी खोपड़ी एडल्ट्स की तरह ठोस हो तो जन्म लेना ही नामुमकिन हो जाएगा। अरे वाह, ये लचीलापन ही उन्हें बचाता है। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, चलना दौड़ना शुरू करता है, तो ये नरम कार्टिलेज ठोस हड्डी में बदलने लगती हैं। कैल्शियम जमा होता है और छोटी हड्डियां फ्यूज होके बड़ी हड्डी बना लेती हैं। यानी फ्यूजन की वजह से टोटल नंबर घटकर 206 रह जाता है। कमाल की चर्चा है ना? नेचर का बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। अब अगर हम हड्डी के बेसिक स्ट्रक्चर पे आएं, तो हमें पता है कि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। पर क्या सिर्फ कैल्शियम ही इसको मजबूती देता है? नहीं, कैल्शियम इसको कठोरता जरूर देता है, लेकिन इसकी असली ताकत एक प्रोटीन में छुपी है जिसे ओसिन कहते हैं। ओसिन प्रोटीन? हाँ, अगर हड्डी में सिर्फ कैल्शियम होगा ना, तो वो कांच की तरह चटक के टूट जाएगी। ओसिन उसमें थोड़ा लचीलापन लाता है जिससे वो झटके सह सके। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारी कार्टिलेज है, जैसे हमारे कान का बाहरी हिस्सा या नाक की टिप, वहाँ कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन होता है। कॉन्ड्रिन मतलब क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अस्थि या बोन उस बिल्डिंग की ठोस ईंटें हैं जिसमें ओसिन यूज हुआ है, और कार्टिलेज वो लचीला रबर शॉक अब्जॉर्बर है जो दरवाजों में लगा होता है। ये बहुत सटीक एनालॉजी है, बिल्कुल ऐसा ही है। पर एग्जाम्स में एक और कंफ्यूजन होता है हमेशा, इन हड्डियों को आपस में बांध कर कौन रखता है? लिगामेंट और टेंडन, ये दोनों टर्म्स हमेशा मिक्स हो जाते हैं। अरे ये कंफ्यूजन तो बहुत आम है। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज हैं। इसको याद रखने की ना एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो टॉपर्स अक्सर यूज करते हैं। BBL। BBL? इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका मतलब है बोन टू बोन इक्वल्स टू लिगामेंट। यानी जो हड्डी को हड्डी से जोड़े वो लिगामेंट, बीच में टेंडन होता है। हाँ, मतलब अगर मसल एक इंजन है और हड्डी एक पहिया है, तो टेंडन वो चेन है जो इंजन की पावर पहिए तक ले जाती है। वाह, मसल टू बोन टेंडन, MBT। इस फाउंडेशन को समझने के बाद ना, अब उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे मेन ऑर्गन्स को बचाता है, यानी एक्सियल स्केलेटन। सही दिशा में जा रहे हैं हम। देखिए, पढ़ने की सुविधा के लिए ना कंकाल को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं, और इसकी शुरुआत खोपड़ी यानी स्कल से होती है ना? बिल्कुल। खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 8 हड्डियां मिलकर हमारा कपाल या क्रेनियम बनाती हैं। ये एक तिजोरी की तरह है जिसमें हमारा ब्रेन सेफ रहता है। और बाकी के 21 14 हड्डियां हमारे चेहरे को आकार देती हैं। 6 हड्डियां कानों में होती हैं, 3 हर कान में, और एक यू शेप की हायोइड हड्डी होती है जो गले में जीभ के ठीक नीचे होती है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। रेलवे और SSC जैसी एग्जाम्स में कपाल की इन 8 और कान की 6 हड्डियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। कोई स्मार्ट ट्रिक है इनके लिए? बिल्कुल है। कपाल की 8 हड्डियों के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स स्टेप ऑफ ट्रिक यूज करते हैं, STEPOF। अच्छा, स्टेप ऑफ। इसको डिकोड कैसे करें? देखिए, S से स्फीनॉइड, T से टेम्पोरल, E से एथमॉइड, P से पैराइटल, O से ऑक्सीपिटल और F से फ्रंटल। रटने की जगह बस ये ध्यान रखें कि ऑक्सीपिटल पीछे होती है जो विजन सेंटर को बचाती है, और फ्रंटल आगे। स्टेप ऑफ बस उस इंफॉर्मेशन को एग्जाम के प्रेशर में रिकॉल करने का एक स्विच है। ये बहुत हेल्पफुल है।
और कान की हड्डियों के लिए क्या ट्रिक है? कान की 3 मेन हड्डियों के लिए ट्रिक है MIS यानी मिस, M से मैलियस, I से इनकस और S से स्टेपिस। वेट स्टेपीज वही ना जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, अक्सर जीके में पूछा जाता है। एग्जैक्टली ये चावल के दाने से भी छोटी होती है, पर साउंड वेव्स को ब्रेन तक पहुंचाने में इसका रोल सबसे बड़ा है। क्या गजब का पैराडॉक्स है, सबसे छोटी हड्डी का काम सबसे बड़ा। खैर, अब खोपड़ी से थोड़ा नीचे आते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन। हाँ, कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम। एक अडल्ट में 26 वर्टिब्रे या कशेरुक होते हैं। बचपन में ये 33 होते हैं, पर बाद में नीचे के हिस्से जुड़कर सैक्रम और कॉक्सिक्स बना लेते हैं, जिससे नंबर 26 रह जाता है। अच्छा, मैंने पढ़ा है कि रीढ़ की हड्डी का जो सबसे पहला वर्टिब्रा है जिस पर पूरी खोपड़ी टिकी होती है, उसे एटलस कहते हैं। हाँ, और इसके पीछे एक ग्रीक पौराणिक कथा है। एटलस वो देवता था जिसने पूरी धरती का भार अपने कांधों पर उठाया हुआ था। तो हमारी खोपड़ी हमारी दुनिया है जिसका भार उस हड्डी पर है। कमाल है। अब आते हैं एक्सियल स्केलेटन के आखिरी हिस्से पर, यानी छाती का पिंजरा, रिब केज। इस पिंजरे के बिल्कुल सामने एक चपटी हड्डी होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, और इससे पसलियों के 12 जोड़े जुड़े होते हैं, यानी 24 रिब्स। इन रिब्स की कैटेगरीज के लिए TFF ट्रिक काफी पॉपुलर है ना? बिल्कुल। T से ट्रू, F से फॉल्स और अगले F से फ्लोटिंग। पहले 7 जोड़े ट्रू हैं, अगले 3 फॉल्स और आखिरी के 11वां और 12वां जोड़ा फ्लोटिंग या प्लूई पसलियां होती हैं। यही मुझे हमेशा डाउट होता था, अगर ये आखिरी रिब्स फ्लोटिंग है यानी तैर रही हैं, तो क्या हम जब गहरी सांस लेते हैं तो ये किसी अंदरूनी अंग या फेफड़े को पंक्चर नहीं कर देती? ये सवाल ना बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, क्योंकि फ्लोटिंग वर्ड थोड़ा डरावना लगता है, पर असल में उनके तैरने का मतलब ये नहीं कि वो हवा में ऐसी झूल रही हैं। अच्छा, तो क्या होता है? वो पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी से बहुत ही मजबूती से जुड़ी होती हैं। फ्लोटिंग उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आगे आकर स्टर्नम से नहीं जुड़ती। ओह, मतलब सामने से खुली रहती हैं बस। एग्जैक्टली। और ये ना एक एवोल्यूशनरी मास्टरपीस है। ये फ्लोटिंग रिब्स पीछे से हमारी किडनी को सेफ रखती हैं, और आगे से खुली होने के कारण जब हम गहरी सांस लेते हैं तो डायाफ्राम को फैलने के लिए पूरी जगह मिल जाती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सेफ्टी के लिए हमारे पास एक हेलमेट है यानी स्कल, और एक ठोस पिंजरा है रिब्स का, पर इस आर्मर को पहनकर हम एक जगह तो बैठे नहीं रह सकते। बिल्कुल, हमें चलना फिरना भी तो है। वही तो। और यहीं से शुरुआत होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन की। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक्सियल स्केलेटन कार का इंजन और चेसी है, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन कार के पहिए और स्टीयरिंग है? कार का शैसी और पहिए मुर्दा धातु के बने होते हैं, जितना चलाएंगे घिसेंगे। सही बात। लेकिन हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हाथ, पैर और उन्हें जोड़ने वाली मेखलाएं यानी गर्डल्स की 126 हड्डियां हैं, वो लिविंग टिश्यू है। बायोलॉजी में एक वुल्फ्स लॉ है। वुल्फ्स लॉ ये क्या कहता है? इसके हिसाब से ना आप अपनी हड्डियों पर जितना स्ट्रेस डालेंगे वो उतनी ही घनी और मजबूत होंगी। तो ये ऐसे पहिए हैं जो चलने पर और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन डिस्टिंक्शन है। तो अब इस 126 हड्डियों का हिसाब समझते हैं। ये काफी सिंपल है। दोनों हाथों में मिलाकर 26 हड्डियां होती हैं, 30-30, और दोनों पैरों में भी 60 हड्डियां होती हैं, 30-30, यानी 120 हो गई। हाँ, बाकी की 6 हड्डियां गर्डल्स की होती हैं, जो हाथ पैरों को हमारे धड़ से जोड़ते हैं। हाथ की 30 हड्डियों को याद रखने के लिए एक सेंटेंस मैंने कहीं सुना था, ही रन्स अंडर क्लियर मूनलाइट पाथ। ये काम करता है यहाँ? बिल्कुल काम करता है। देखिए, H से ह्यूमरस जो ऊपरी बांह की हड्डी है, R से रेडियस और U से अल्ना जो निचली बाह में होती है। अच्छा। और क्लियर से C से कार्पल्स यानी कलाई, Yes. M से मेटाकार्पल्स यानी हथेली, और P से फिलेंजस यानी उंगलियां। वाह। और पैरों के लिए क्या ट्रिक थी? फास्ट प्लेयर्स ट्रेन फॉर टफ मैच प्रैक्टिस, है ना? एग्जैक्टली। F से फीमर यानी जांघ की हड्डी, P से पटेला यानी घुटना, T से टिबिया और F से फिबुला जो पिंडली की हड्डियां हैं, फिर T से टार्सल्स यानी टखना, M से मेटाटार्सल्स और P से वही फलेंजेस। मैं यहाँ एक बात पर जोर देना चाहूंगा जो यूपीएससी का फेवरेट सवाल है, फीमर बोन।
बॉडी की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रांग हड्डी है ये। मैंने कहीं पढ़ा था कि कंक्रीट से भी ज्यादा वेट सह सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। फीमर की स्ट्रेंथ सिर्फ उसके साइज में नहीं बल्कि उसके इनर स्ट्रक्चर में है। वो अंदर से पूरी तरह ठोस नहीं होती बल्कि थोड़ी खोखली और स्पंजी होती है। खोखली होती है फिर भी इतनी स्ट्रांग। हाँ, इंजीनियरिंग में इसे स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी कहते हैं, कम वेट में ज्यादा मजबूती। और वही दूसरी तरफ पैर में ही फिब्यूला होती है जो बॉडी की सबसे पतली हड्डी है। इसका मेन काम वजन उठाना नहीं बल्कि मसल्स को जोड़ने की जगह देना है। कमाल का डिजाइन है। अच्छा, इन हाथ पैरों को जोड़ने वाली मेखालियों के बारे में भी पूछना था, जैसे कंधे के लिए क्लैविकल और स्कैपुला। मुझे हमेशा लगता था कि क्लैविकल को ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं। ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है सुनने में, पर इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी और बायोलॉजी है। क्लैविकल स्किन के ठीक नीचे होती है तो आसानी से दिखती है। हाँ, वो कॉलर बोन। राइट। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ना एक क्लियर और सिमेट्रिकल कॉलर बोन को अच्छे स्वास्थ्य और कम बॉडी फैट का सीधा संकेत माना जाता था, इसीलिए इसे अट्रैक्शन या ब्यूटी से जोड़ दिया गया। अरे वाह, इसका सीधा कनेक्शन फिटनेस से है। अब देखिए, हमारे पास मजबूत हड्डियां भी आ गई और सेफ्टी भी, पर प्रॉब्लम यह है कि हड्डियां खुद से मुड़ नहीं सकती। मुड़ेंगी तो टूट जाएंगी। फिर हम डांस या स्पोर्ट्स कैसे कर लेते हैं? इसके लिए नेचर ने हमें जॉइंट्स दिए हैं, अस्थि संधि। इन्हें आप शरीर के कब्जे या हिंजेस मान सकते हैं। ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। ठीक है। पहले है इमूवेबल जॉइंट्स यानी अचल संधि, जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डियां। खोपड़ी में जॉइंट्स क्यों होते हैं अगर उन्हें हिलने नहीं है तो? क्योंकि बचपन में जब हमारा ब्रेन तेजी से बढ़ रहा होता है तब इन हड्डियों को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। फिर जब ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है तो ये हड्डियां किसी जिक्सॉ पजल की तरह आसपास में लॉक हो जाती हैं, जिन्हें सूचर्स कहते हैं। ओह अच्छा, सूचर्स। और दूसरे टाइप के? दूसरी होती हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिनमें बहुत मामूली मूवमेंट होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी। अगर वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती ना तो बॉडी का वेट नहीं उठा पाती। समझ गया। और तीसरी कैटेगरी वही होगी जो सबसे ज्यादा काम आती है चलने में? हाँ, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स या साइनोवियल जॉइंट्स। इन्हीं की वजह से हम हाथ पैर को अलग अलग दिशा में घुमा पाते हैं। और मैंने सुना है इन जॉइंट्स के बीच एक लिक्विड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जिसे लोग बॉडी का इंजन ऑयल भी बोलते हैं। इसको इंजन ऑयल कहना ना इसकी थोड़ी तौहीन होगी। तौहीन होगी? वो क्यों? क्योंकि ये किसी आम ग्रीस या तेल से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। साइनोवियल फ्लूइड एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। नॉन न्यूटोनियन मतलब जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो ये फ्लूइड बहुत पतला और चिकना रहता है, पर जैसे ही आप कहीं ऊंचाई से कूदते हैं तो झटके के प्रेशर से ये माइक्रो सेकेंड में गाढ़ा हो जाता है, एक शॉक अब्जॉर्बर बन जाता है। इंजन ऑयल ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। अरे वाह, ये तो सच में किसी लिक्विड आर्मर की तरह काम करता है। अब अगर इन साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स की बात करें तो इसके लिए भी एक बहुत मस्त ट्रिक है, BHAGS। हाँ, भाग स्ट्रिक काफी पॉपुलर है। B से बॉल एंड सॉकेट, H से हिंज जॉइंट, A से एटलस पिवट, G से ग्लाइडिंग और S से सैडल जॉइंट। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारी कोहनी में यानी एल्बो में हिंज जॉइंट की जगह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता, जैसे कांधे में होता है, तो क्या हम अपना हाथ 360 डिग्री घुमाकर पीछे मोड़ सकते थे? ये थॉट तो बहुत ही एक्साइटिंग है। अगर ऐसा होता तो हम सच में किसी रोबोट की तरह कोहनी को गोल घुमा पाते। पर बायोलॉजी में ना हर चीज एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ कैसे? देखिए, बॉल एंड सॉकेट आपको मूवमेंट तो बहुत देता है, पर उसमें स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए कांधा जल्दी डिसलोकेट हो जाता है। ओह अच्छा, इसलिए। हाँ, और कोहनी में हिंज जॉइंट इसलिए दिया गया है ताकि हम भारी चीजों को पुश या पुल कर सके बिना इस डर के कि हमारी कोहनी खिसक जाएगी। और एस से जो सैडल जॉइंट होता है हमारे अंगूठे में, वो भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से हम पेन पकड़ते हैं या मोबाइल पर टाइप करते हैं। बिल्कुल, इवोल्यूशन का बहुत बड़ा वरदान है वो। तो इन सब का एंड में मतलब क्या निकलता है? एक तरफ ये इतनी बेहतरीन मशीनरी है, पर जब ये मशीनरी खराब होती है तो क्या होता है? एग्जाम्स में डिजीजेस पर काफी सवाल आते हैं। जब ये सिस्टम खराब होता है तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस,
जिसमें कैल्शियम की कमी से हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं। और आर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट्स में पेन होता है। हाँ, आर्थराइटिस में सिनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज में प्रॉब्लम आती है, जिससे सूजन हो जाती है। इसके अलावा गाउट और रिकेट्स जैसी बीमारियां भी आम है। पर एग्जाम्स में गाउट और रिकेट्स में ही स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। और इसीलिए एक ट्रिक है GURD, जो यहाँ बहुत काम आती है। G से गाउट और U से यूरिक एसिड, यानी गाउट यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। पर यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट्स में दर्द क्यों होता है? क्योंकि यूरिक एसिड ना जॉइंट्स के बीच में जाकर छोटे छोटे सुई जैसे शार्प क्रिस्टल्स बना लेता है। जब आप चलते हैं तो ये क्रिस्टल्स अंदर कांच की तरह चुभते हैं, इसलिए इसका दर्द इतना असहनीय होता है। बाप रे। और रिकेट्स का क्या कनेक्शन है GORD से? GORD का जो आखिरी हिस्सा है R और D, R से रिकेट्स और D से विटामिन D। विटामिन D की कमी से बच्चों की हड्डियां नरम होकर मुड़ने लगती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। यानी अगर हम एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा कंकाल कोई मुर्दा पत्थर नहीं है। हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब सीधे तौर पर तय करता है कि आगे चलकर हमारी हड्डियां हमारा साथ देंगी या नहीं। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। चर्चा को खत्म करने से पहले कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स हो जाएं जो किसी भी एस्पिरेंट को उंगलियों पर याद होने चाहिए। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी स्टेपीज और सबसे पतली फिब्यूला। पर शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? वो है मैंडिबल, यानी निचले जबड़े की हड्डी। ये इतनी मजबूत होती है कि इंसान का जो बाइटिंग फोर्स है वो किसी आम हड्डी को चटकाने के लिए काफी है, पर मैंडिबल इससे इजीली सह लेती है। कमाल की बात है। और पढ़ाई की ब्रांचेस का क्या नाम था? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं और जॉइंट्स की स्टडी को आर्थरोलॉजी। ये दोनों वर्ड्स हमेशा याद रखने चाहिए। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने सिर्फ 206 हड्डियों को गिना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का साइंस समझा है। मुझे यकीन है ये SSC, UPSC और रेलवे वालों के लिए एक गेम चेंजर एपिसोड, डीप डाइव साबित होगा। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।